आज हम भारत में बहुत चर्चा में रहने वाले एक विधेयक जो हाल ही में जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास है और ये है वक्फ संशोधन विधेयक। ये वक्फ संशोधन विधेयक पूरे भारत में बहुत चर्चा इस पर है। अलग अलग इस पर राय दी जा रही हैं। सरकार का इस पे अपना एक तर्क है, विपक्ष का इस पे अपना एक तर्क है। इन तमाम चीज़ों के बीच में वक्फ बोर्ड क्या है, इसके कानूनी प्रावधान क्या है, इस बोर्ड के पास किस प्रकार की शक्तियां निहित हैं, इस बोर्ड के पास भारत की कुल जो लैंड है, भूमि है, उसका कितना भाग इसके पास स्थित है और इसका जो राजस्व है वो किस तरह से उपयोग होता है। वर्तमान में सरकार इसमें बदलाव क्यों करना चाहती है और विपक्ष उस पर अपना विरोध क्यों प्रदर्शित कर रहा है। संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत इस वक्फ विधेयक में क्या विशेषताएं हैं और क्या इसका संशोधन होने पर कोई उल्लंघन होता है, ऐसे तमाम पहलुओं पर आज हम इसमें बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम जो है वक्फ को देख लेते हैं कि जो वक्फ है ये चर्चा में क्यों है। तो केंद्र सरकार ने क्या किया है, वक्फ अधिनियम 1995 है जिसके माध्यम से जो है भारत में वक्फ विषय को जो है परिभाषित किया गया है, उसकी शक्तियों को स्पष्ट किया गया है और उसके कानूनी पहलुओं को जो है निर्धारित किया गया है। उसमें एक संशोधन करने के लिए लोकसभा में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया है और जो ये विधेयक जो है लोकसभा में सरकार के द्वारा, वर्तमान सरकार के द्वारा 2024 में प्रस्तुत किया गया है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है एकीकृत वक्फ प्रबंधन सशक्तिकरण दक्षता एवं विकास अधिनियम 2024। ये इस विधेयक का नाम है जो प्रेजेंट में जो है प्रस्तुत किया गया है और इसको जो प्रस्तुत किया गया है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो भारत में जो वक्फ संपत्तियां हैं उस पर जो है केंद्र के नियामक अधिकार को बढ़ाना ताकि केंद्र सरकार इन तमाम वक्फ संपत्तियों पर एक नियम के अंतर्गत नियंत्रण रख सके, उनका उपयोग देश के हित में या फिर मुस्लिम लोगों के हित में या उन तमाम लोगों के हित में जो उस समुदाय से संबंधित हो सके। और इस अधिनियम का एक ऐतिहासिक प्रावधान ये है कि वक्फ बोर्डों में गैर मुसलमानों को भी जो है शामिल करना या उन सदस्यों को शामिल करना, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं इस व्यवस्था में सुधार आएगा और इस संपत्ति का और अधिक उपयोग होगा जो समाज की प्रगति, देश की प्रगति में जो है भूमिका निभा सकता है। तो वक्फ अधिनियम 1995 में सरकार संशोधन करना चाहती है। उसी उद्देश्य के लिए लोकसभा में एक विधेयक लाया गया है। उस विधेयक का नाम एकीकृत वक्फ प्रबंधन सशक्तिकरण दक्षता एवं विकास अधिनियम 2024 है और उद्देश्य सरकार के रेगुलेटरी पावर को बढ़ाना है और उसमें जो है गैर मुस्लिम सदस्यों को भी शामिल करना है। ये एक सामान्य बैकग्राउंड हो गया है वक्फ से संबंधित। अब इसमें प्रश्न ये है कि सुधार क्यों चाहिए, क्यों सुधार की इस कानून में आवश्यकता है। तो जब हम इसमें सुधार की बात करेंगे तो भारत में जो है जो हमारी कुल लैंड है, जैसे भारत का जो हम क्षेत्र बोलते हैं 32,84,263 वर्ग किलोमीटर हमारा क्षेत्रफल आता है, जो पूरा भारत का टोटल लैंड है। अगर हम इस पूरी जो हमारी लैंड है भारत की, उसमें से सबसे ज़्यादा भूमि, सबसे ज़्यादा संपत्ति, सबसे ज़्यादा असेट किसके पास है, तो भारत में ऐसे 3 बड़े संस्थान है जिनके पास भारत की सबसे अधिक संपत्ति ये लैंड है। इसमें पहले नंबर पे आता है सेना, डिफेंस के पास सबसे अधिक है। दूसरे नंबर पर आता है रेलवे विभाग, ये दूसरे नंबर पे है।
और तीसरे नंबर पे भारत में वक्फ बोर्ड है। और इस वक्फ बोर्ड के पास लगभग 8,54,509 संपत्तियां हैं। तो 8.5 लाख संपत्तियों के साथ में भारत में वक्फ बोर्ड तीसरा बड़ा बोर्ड है जिसके पास सबसे अधिक संपत्ति भारत के अंदर है। तो ये जो दो विभाग हैं ये तो पूर्ण रूप से जो है सरकार के नियंत्रण में है, और इनके द्वारा जितना भी राजस्व मिलता है, जितनी भी इनकम आती है, जितना भी लाभ होता है वो पूरे देश पे खर्च होता है, तमाम विकास कार्यों पे खर्च होता है। जबकि इस तीसरे बड़े बोर्ड की जो संपत्ति है वो सिर्फ इसी समुदाय के रूप के ऊपर खर्च होती है, और या फिर जो है सुधार के लिए खर्च होती है। तो उस संपत्ति का भी बेहतर ढंग से संचालन हो, बेहतर ढंग से उपयोग हो, उस राजस्व का जो उपयोग है वो और अच्छी मॉनिटरिंग के साथ हो, इसी उद्देश्य के लिए इस तीसरी बड़ी संपत्ति वाली बोर्ड में सुधार के लिए कवायद चल रही है, और इस पर पक्ष और विपक्ष अपना अपना जो है मत रख रहे हैं। हम इसमें जो है इसके बाकी पहलुओं पे जो है किस तरह से देखते हैं कि वक्फ और वक्फ संपत्ति होती क्या है। जब हम इसको जो है इसके कानूनी परिभाषा के अंतर्गत जो है देखेंगे तो हम क्या कहते हैं, किसी भी व्यक्ति द्वारा उसकी किसी चल या अचल मूवेबल और नॉन मूवेबल प्रॉपर्टी संपत्ति को जब मुस्लिम विधि के द्वारा 3 कामों के लिए, कौन सा, पवित्र होना चाहिए, धार्मिक होना चाहिए या फिर धर्मार्थ कार्य के लिए, इसके लिए जब किसी संपत्ति को दिया जाता है तो मुस्लिम विधि के अंतर्गत ऐसी समर्पित संपत्ति को ही हम वक्फ संपत्ति कहते हैं। और इसको हम जो है वक्फ मुसलमानों द्वारा किया जाता है, गैर मुस्लिम भी कर सकते हैं ऐसे, और ये चीज़ें इसमें आएंगी धार्मिक, धर्मार्थ या निजी उद्देश्यों के लिए भी हो सकता है। और वक्फ संपत्ति का जो स्वामित्व होता है, उसकी जो ओनरशिप होती है वो ईश्वर की मानी जाती है, ईश्वर के पास माना जाता है इस वक्फ संपत्ति का मालिकाना हक। तो हम एक सामान्य परिभाषा यहाँ से समझ सकते हैं कि वक्फ है क्या या वक्फ संपत्ति क्या है। हम इसमें जो है भारत के जब हम प्रावधान देखेंगे, वैसे तो विश्व में जो है बहुत सारे मुस्लिम देश हैं और वहाँ पर जो है वक्फ की परिभाषाएं जो भी होंगी, परंतु भारत का जो वक्फ है इसका विधान क्या है, इसका लेजिस्लेशन क्या है। तो भारत में क्या कहा गया है, इस्लामी न्याय शास्त्र के अंतर्गत वक्फ वह संपत्ति है जो अल्लाह के नाम पर धार्मिक, धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए अस्थायी रूप से समर्पित की जाती है। भारत के विधान के अनुसार ये जो है वक्फ संपत्ति है। दूसरा, वक्फ में सार्वजनिक लाभ के लिए, पब्लिक बेनिफिट के लिए चल या अचल संपत्ति दोनों प्रकार की संपत्तियां इसमें शामिल हो सकती हैं, जो हम वक्फ संपत्ति की बात कह रहे हैं। और सार्वजनिक लाभ, पब्लिक वेलफेयर की बातें इसके अंदर है। तीसरा है कि वक्फ संपत्तियों से प्राप्त जो राजस्व होता है, जो रेवेन्यू इन प्रॉपर्टियों से मिलता है, जब लोग जो है अल्लाह के नाम पर जो है उस संपत्ति को जो है देते होंगे तो वक्फ संपत्ति हो जाती है। वक्फ संपत्ति से कई प्रकार के जो है इनकम जनरेट हो सकती हैं। तो उस प्राप्त राजस्व को आमतौर पर या तो धार्मिक कार्य में या धार्मिक संस्थानों में, शैक्षणिक प्रतिष्ठानों में उनके रखरखाव के लिए, या फिर गरीब लोग जो पुअर लोग हैं उनके लाभ के लिए आवंटित किया जाता है। तो ये वक्फ संपत्तियों से हासिल होने वाले राजस्व के बारे में प्रावधान है। किस प्रकार से होता है नहीं होता, वो विषय अलग है, बड़ी एक सामान्य विधान ये है। इसके अलावा
एक गैर मुस्लिम व्यक्ति भी वक्फ बना सकता है। यानी अगर जो मुस्लिम धर्म का व्यक्ति नहीं है वो भी वक्फ बना सकता है, परंतु उसके लिए प्रावधान ये है कि या तो जो है वो मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर ले और मुस्लिम प्रावधानों को मानता हो, उसके अनुसार जो है वो इस्लामिक प्रथाओं के अनुसार जो है उद्देश्य के अनुसार वो कार्य करना चाहता है तो वो भी वक्फ बना सकता है। और भारत में वक्फ का जो संचालन होता है, रेगुलेशन होता है, इसका जो पूरा का पूरा जो है मॉनिटरिंग और बाकी काम है वो जो है वक्फ अधिनियम है 1995 का, उस दौर का बना है। तो 1995 में जब जो है वक्फ ये अधिनियम बना था तब भारत में जो है पीवी नरसिम्हा राव कांग्रेस की सरकार थी। जब 1954 में इस कानून पर बातें आई थी तब भी जो है जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस की सरकार थी। और जब 2013 में इस कानून में और ज़्यादा संशोधन किया गया और ज़्यादा जो है शक्तियां जो है वक्फ बोर्ड को दी गई थी, तब जो है मनमोहन सिंह कांग्रेस की ही सरकार थी। तो इस तरह से जो है जिस समय ये कानून आया उस समय जो है महत्वपूर्ण रूप से इसमें इस तरह की स्थितियां थी। अब इस के साथ में इसका बैकग्राउंड अगर हम देखें, इसकी पृष्ठभूमि देखें, तो हम इसकी पृष्ठभूमि में क्या देखते हैं कि जो वक्फ अधिनियम को पहली बार भारत में लाया गया था इंडिपेंडेंस के बाद, ये 1954 में आ गया था। तो 1954 में वक्फ अधिनियम के लिए चीजें शुरू हो गई थी, परंतु बाद में इस कानून को निरस्त कर दिया गया था और इसके बाद वापस ये कानून आता है 1995 में और इसका नाम है वक्फ अधिनियम। तो ये वक्फ अधिनियम पारित हो गया। इसके बाद वक्फ बोर्ड और वक्फ बोर्डों को वो तमाम अधिकार दिए गए जिनके माध्यम से ये इन संपत्तियों का संचालन, इनका रखरखाव, उनसे आने वाले राजस्व का उपयोग और कई और तरह के जो है कानूनी निर्णय लेने में सक्षम थे। 2013 में इस अधिनियम में फिर से संशोधन होता है और इस संशोधन के द्वारा वक्फ बोर्ड को और ज़्यादा शक्तियां दी जाती हैं। और वर्तमान सरकार का शायद ये मानना है कि इस संशोधन के द्वारा अत्यधिक शक्तियां वक्फ बोर्डों को दी गई थी, जिसके कारण कई परेशानियां भी वर्तमान में हैं। इसका कारण ये है कि हाल में और कुछ पीछे ऐसे मामले आए हैं जिसमें वक्फ बोर्डों ने गैर मुस्लिम समुदाय की संपत्तियों को वक्फ घोषित किया और उन पे अपना दावा किया और उसमें फिर विवाद की सुनवाई भी जो है वक्फ ट्रिब्यूनलों के अंदर होती है। और अगर आदमी को न्याय नहीं मिलता है तो एक लंबी प्रक्रिया के बाद जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और ये एक लंबा समय होगा उस व्यक्ति के लिए जहां पर ऐसी विवाद की स्थिति आ जाती है। तो हम क्या समझ रहे हैं कि वक्फ अधिनियम 1954 में आ जाता है, परंतु कुछ समय बाद वो निरस्त हो जाता है। 1995 में जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी तब फिर से जो है वक्फ अधिनियम आता है और इसके द्वारा तमाम प्रकार के प्रावधान इस बोर्ड को स्पष्ट किए जाते हैं, पावर दी जाती हैं, शक्तियों का निर्धारण किया जाता है। तो ये जो है 1995 तक हो गया था। भारत में जो ये वक्फ अधिनियम 1995 है, इसी के द्वारा लगभग सभी वक्फ बोर्ड रेगुलेट होते हैं और वक्फ का प्रबंधन भी इसमें बताया गया है कि मैनेजमेंट कैसे होगा इन वक्फ प्रॉपर्टियों का, किस तरह से इनका उपयोग संचालन है। तो इसमें कुछ बातें हैं कि एक सर्वेक्षण आयुक्त स्थानीय जांच करके, सर्वेक्षण आयुक्त होगा वो लोकल इंक्वायरी करके गवाहों को बुला करके और सार्वजनिक दस्तावेजों की मांग करके वक्फ के रूप में किसी संपत्ति को सूचीबद्ध करेगा कि कौन कौन सी संपत्तियां, कौन कौन सी प्रॉपर्टी, कौन कौन से असेट्स वक्फ संपत्ति के रूप में है। एक तो इस तरह से निर्धारित हो जाता है सर्वेयर आयुक्त के द्वारा। दूसरा, वक्फ का जो प्रबंधन है वो एक मुत्तावली के द्वारा किया जाता है और जो पर्यवेक्षक के रूप में कार्य भी करता है उस संपत्ति के लिए। दूसरी बात, तीसरा,
भारतीय ट्रस्ट अधिनियम है 1982 का। इसके तहत ट्रस्ट जो व्यापक उद्देश्यों की पूर्ति कर सकते हैं, इसके माध्यम से भी इसके प्रबंधन को स्पष्ट किया गया है। तो वक्फ प्रबंधन के लिए जो है 1995 के अधिनियम के अंतर्गत ये प्रावधान आते हैं। अब यहाँ पर ये जो वक्फ बोर्ड है, इस वक्फ बोर्ड के पास कानूनी शक्तियाँ क्या हैं, लीगल पावर, और शायद ये तमाम जो विषय हैं इसमें बदलाव करने के, परिवर्तन करने के, उसमें शायद ये विषय एक मुख्य है कि इसमें इस तरह की जरूरत क्या है। तो क्या है इसमें प्रावधान कि जो वक्फ बोर्ड है ये कानूनी इकाई है, लीगल यूनिट है, जो संपत्ति अर्जित करने, उसे रखने और उसे हस्तांतरित करने में सक्षम है। यानी वक्फ बोर्ड एक कानूनी जो है इकाई है, और वो जो है संपत्ति रख भी सकती है, संपत्ति को हस्तांतरित भी कर सकती है, संपत्ति को अर्जित भी कर सकती है। ये तमाम तरह की शक्तियां इसके पास हैं। उसके अलावा ये जो वक्फ बोर्ड है ये मुकदमा भी कर सकता है, और न्यायालयों में मुकदमा दे भी सकता है, और उसकी पैरवी भी कर सकता है। ये भी इसके पास शक्ति है। दूसरा, वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करता है, खोई हुई संपत्तियों को वापस प्राप्त करता है वक्फ बोर्ड, और उनकी बिक्री, उपहार, बंधक या फिर जो है ऋण, गिरवी, कर्ज, पट्टे के माध्यम से अचल संपत्ति आदि, इन तमाम चीजों पर वक्फ बोर्ड को मंजूरी देने, अप्रूवल देने की शक्ति प्राप्त है। तो इस प्रकार से वक्फ बोर्ड कानूनी रूप से बहुत मजबूत एक इकाई है, और वो कानूनी तरह से सब काम कर सकती है। इसके अलावा 1964 में स्थापित हुआ था केंद्रीय वक्फ परिषद, और ये पूरे भारत में, मतलब राज्य स्तरीय जो वक्फ बोर्ड हैं, स्टेट में जो वक्फ बोर्ड हैं, उनकी देख रेख और उससे संबंधित विषयों पर सलाह देती है। तो कुल मिला के हम ये समझ रहे हैं कि वक्फ बोर्ड है, ये कानूनी इकाई है, ये संपत्ति अर्जित कर सकता है, हस्तांतरित कर सकता है, या फिर जो है उसे अपने पास रख सकता है, मुकदमा दायर कर सकता है, मुकदमे की पैरवी कर सकता है, संपत्तियों को, उपहार को, बंधक को, पट्टे को, इन तमाम चीज़ों पर अपनी मंजूरी दे सकता है। और भारत में जो राज्य में वक्फ बोर्ड हैं, उन वक्फ बोर्डों की देखरेख और उन्हें सलाह देने का काम केंद्रीय वक्फ परिषद भी करती है, जिसकी स्थापना 1964 में हुई थी। तो ये जो है वक्फ बोर्ड से जुड़ा हुआ एक कानूनी पहलू है। अब जो वक्फ संपत्तियां हैं, जैसे हम इसमें देख रहे हैं कि ये तीसरा बड़ा जो है ऐसा संस्थान है भारत में जिसके पास सबसे अधिक संपत्तियां हैं। तो सेना, रेलवे के बाद ये तीसरा बड़ा है, और वर्तमान में जो है हम जैसे कह रहे हैं कि 8 लाख एकड़ क्षेत्र में फैली हुई संपत्तियां हैं, और लगभग जो है 8.5 लाख जो है संपत्तियों की इसके पास संख्या है, पंजीकृत वक्फ संपत्तियां हैं। इन संपत्तियों से जो इतना बड़ा असेट्स है, एक बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू इसके द्वारा अर्जित किया जाता है, लगभग 200 करोड़ रुपए। और उस पैसे का जो उपयोग होता है, जैसे हम पीछे बात कर रहे थे कि जो है उसके द्वारा कई तरह के ये जो तमाम संपत्तियां, इनका रखरखाव हो गया, निर्धन लोगों से संबंधित कार्यों को देखना हो गया, स्कूल हो गया, अस्पताल हो गया, इन तमाम चीज़ों के लिए जिसका उपयोग करते हैं, या करते हैं नहीं करते हैं वो विषय अलग है, परंतु सामान्य प्रावधान ये हुआ। अब इसके साथ में एक अलग सा कानून है जो ब्रिटिश काल का कानून है, और वक्फ संपत्तियों को भी जो है उसके अंतर्गत जो है हम स्पष्ट कर सकते हैं। तो ये क्या है, साइप्रस का सिद्धांत, सरू साइप्रस का सिद्धांत। क्या सिद्धांत है ये, और ये जो है तब लागू होता था, तो आज भी इसका जो है एक महत्व है। क्या है ये, ब्रिटिश ट्रस्ट विधि से उद्धत साइप्रस का सिद्धांत है।
ये इस्लामी विधि के अंतर्गत वक्फ पर भी क्या होता है, लागू होता है। यानी ये जो कानून है ये वक्फ पर भी लागू होता है। क्या है, साइप्रस का सिद्धांत क्या कहता है, वक्फ को अनवरत यानी लगातार चलता रहे, होता रहे, अनवरत रखने के लिए विधिक तंत्र प्रदान करता है। और जब वक्फ का मूल उद्देश्य असंभव हो जाए, अव्यावहारिक हो जाए, तो ऐसी अवस्था में या पूरी तरह से जो है वो पूर्ण ना हो चुका हो, तो ऐसी अवस्था में जैसे जो है किसी व्यक्ति ने वक्फ बनाया और समय गुजर गया, समय के साथ में कई सारे बदलाव हो गए, परिवर्तन हो गए, और इसके बाद उस संपत्ति का उपयोग उस तरह से नहीं हो रहा था जैसे उस वक्फ बनाने वाले ने किया था, परंतु उसका वक्फ बनाने वाले व्यक्ति का जो एक उद्देश्य रहा होगा और जो उसका आशय रहा होगा, उसके अनुरूप उसमें क्या किया जा सकता है, उपयोग उसका लाया जा सकता है। तो ये क्या कहता है कि इस सिद्धांत के अनुप्रयोग पर वक्फ संपत्ति की आय या लाभ का उपयोग उन उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है जो वक्फ के मूल आशय के साथ यथासंभव संरेखित होते हों। अर्थात जैसे हमारे संविधान निर्माता हैं, हमारे संविधान निर्माताओं ने अधिकतर बातें लिखी हैं और वो अनुच्छेदों में लिखी हैं, परंतु बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो वो हमारे संविधान में लिख नहीं पाए, परंतु उनका आशय था वैसा लिखने का। ऐसा आशय उन्होंने प्रस्तावना में दिख रखा है, और जब कभी हमारी न्यायालय को उस आशय को समझना होता है, उस आशय के अनुसार जो है निर्णय देना होता है, तो संविधान की प्रस्तावनाओं को पढ़ता है और फिर कहता है कि संविधान निर्माताओं का मूल आशय ये था, हालांकि ये चीज़ लिखी हुई नहीं है आज की डेट में, इसलिए ये चीज़ ऐसे लागू होगी। यही बात ये साइप्रस का सिद्धांत कह रहा है कि जो वक्फ बनाने वाला व्यक्ति था उसने जो स्पष्ट लिखा हुआ होगा, समय के साथ परिवर्तन के साथ ये चीज़ें अब नहीं है, परंतु उसका जो आशय था वो तो निकाला जा सकता है। तो साइप्रस का सिद्धांत कहता है कि उस आशय के अनुसार उस संपत्ति का, उस वक्फ प्रॉपर्टी का उपयोग उस ढंग से किया जा सकता है। शायद सरकार भी इसी तरह का मंतव्य जो है रखती होगी कि आज उस संपत्ति में ऐसा बदलाव, इस तरह का प्रयोग करें जिससे लाभ ज़्यादा हो, फायदा ज़्यादा हो, दुरुपयोग कम से कम हो। और इन तमाम चीज़ों के बीच में इसका पक्ष विपक्ष अपना अपना सामने देखने को मिल रहा है। वक्फ अधिनियम की एक धारा है, धारा 40, ये सबसे ज़्यादा बहस का विषय है वर्तमान में। क्या है ये? इसके तहत वक्फ बोर्ड को रीजन टू बिलीव यानी विश्वास करने का कारण कि ये संपत्ति क्या है, ये फलानी संपत्ति जो है वक्फ संपत्ति थी, रही होगी, ऐसा बिलीव, ऐसा विश्वास करने का इनको ये धारा 40 अधिकार देती है। एक, अगर बोर्ड मानता है कि कोई संपत्ति वक्फ संपत्ति है, किसी भी प्रॉपर्टी को, चाहे वो किसी दूसरे धर्म की है, तो वह खुद से जांच करा सकती है और जांच के बाद वक्फ होने का दावा पेश कर सकती है। ये भी एक बड़े विवाद का विषय है कि वक्फ बोर्ड ने कहा कि ये फलाना गांव, ये फलाना होटल, ये फलाना ग्राउंड वक्फ संपत्ति है, और उसने जांच की, पड़ताल की और उसे वक्फ होने का दावा घोषित कर दिया। और इसके बाद जो है ये समस्या कई जगहों पर उभर कर आ रही है, तो ये भी एक विषय है। तीसरा, अगर उस संपत्ति में कोई रह रहा है तो वह अपनी आपत्ति को वक्फ ट्रिब्यूनल के सामने प्रस्तुत कर सकता है, और जब वक्फ ट्रिब्यूनल के सामने उसने प्रस्तुत कर दिया और वहां से निर्णय कुछ आया और वो उस व्यक्ति के हित में नहीं आया, जो व्यक्ति
इस समुदाय से नहीं है, हो सकता है वो गैर मुस्लिम है, मुस्लिम नहीं है, गैर मुस्लिम है, और वो एक दो नहीं हो सकता, पूरा गांव हो, पूरा समूह हो, तो वो जो है उसके बाद ट्रिब्यूनल के फैसले को चुनौती दे सकते हैं। चुनौती हाई कोर्ट में देंगे, हाई कोर्ट के बाद मामला ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, और ऐसा होने में एक लंबा समय लगेगा जो एक सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है, या उसके लिए दिक्कतदारी हो जाएगी। और यही दिक्कतदारी भारत के कई राज्यों में देखने को मिली है, उसके उदाहरण अभी हम डिस्कस करेंगे। तो इसलिए भी जो है शायद बदलाव इसके अंदर है। तो ये धारा 40 भी एक चर्चा का विषय है वक्फ संपत्ति के अंदर। अब इसमें विवाद कौन से हैं रिसेंट के विवाद? 2022 में तमिलनाडु के वक्फ बोर्ड ने हिंदुओं के द्वारा बसाया गया गांव है थिरुचेदुरई, ये तमिलनाडु में एक गांव है, इस पर वक्फ होने का दावा किया गया है कि ये वक्फ है, वक्फ संपत्ति का है, इसलिए जो है यहाँ से ये लोग हट जाएं। ये बड़े चर्चा में आ रखा है। अभी पिछले हफ्ते केरल में भी एक ऐसी घटना घटी जहां पर जो एक हिंदुओं के गांव को केरल के वक्फ बोर्ड ने जो है उसे वक्फ संपत्ति के रूप में दावा वहां पे किया। इसके अलावा बेंगलुरु का ईदगाह मैदान है, ईदगाह, इस पर भी 1950 में वक्फ संपत्ति होने का दावा किया गया था, और इस तरह से ये भी एक चर्चा का हिस्सा है। सूरत में नगर निगम है, सूरत गुजरात नगर निगम का भवन है, उस पर वक्फ संपत्ति होने का दावा उस पर भी किया गया है, ये भी एक विवाद है। और इसमें तर्क क्या दिया गया है? तर्क ये है कि ये मुगल काल में एक सराय था। अब मुगल काल, उस समय तो मुगल शासक थे भारत के, तो ये स्वाभाविक है, हो भी सकता है, और इस पर भी जो है ये दावा किया गया है। उसके अलावा कोलकाता का टॉलीगंज क्लब है, उसके अलावा रॉयल कलकत्ता गोल्फ क्लब है, बेंगलोर का आईटीसी विंडसन होटल है, इन पर भी वक्फ भूमि वक्फ संपत्ति होने का दावा किया गया है। ये तो बड़े विषय हैं जो चर्चा में हैं, ऐसे छोटे मोटे कई और भी हो सकते हैं। तो ऐसे विवाद पनप रहे हैं जिस पर वक्फ बोर्ड वक्फ संपत्ति होने का दावा कर रहे हैं, और ऐसे में जो है फिर ये समस्या पैदा हो सकती है। इसलिए एग्जैक्ट कानूनी परिप्रेक्ष्य के हिसाब से इसमें बदलाव की बातें हो रही हैं। अब इसमें सरकार का तर्क क्या है? जो प्रेजेंट में कानून लाया गया 2024 में, उसका तर्क क्या है? तो तर्क ये है कि 1995 में जो वक्फ अधिनियम आया था, उससे जो मौजूदा विधेयक है, तो वक्फ बोर्ड को बहुत अधिक शक्तियां मिल रखी हैं उसके कारण, और 2013 में फिर इसमें संशोधन हुआ, और तब जो है भारत में जो है मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, और उसके द्वारा कहा गया उसे असीमित स्वायत्तता दी गई है, यानी जो ऑटोनॉमिक पावर है उसके पास वो बहुत ज़्यादा है, और उसके कारण अब इस कानून में संशोधन करने की जरूरत है, ऐसा वर्तमान सरकार का तर्क है। वर्तमान सरकार ने इस विधेयक पर, इस अधिनियम पर संशोधन लाने के लिए 8 अगस्त को लोकसभा में 2 विधेयक प्रस्तुत किए थे। इसमें से पहला था वक्फ संशोधन विधेयक 2024, और दूसरा था इसमें मुसलमान वक्फ खात्मा विधेयक 2024। इसमें एक खत्म करना था, दूसरे में संशोधन भी करना था, और इसको प्रस्तुत किया गया था लोकसभा में। किसने किया? केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के जो मंत्री हैं, यानी किरण रिजिजू, उन्होंने इसे प्रेजेंट किया था संसद में, लोकसभा में। और इसमें जो है इसका उद्देश्य वक्फ बोर्ड के कामकाज के तौर तरीकों में सुधार लाने की बात कही गई थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा संपत्ति है इसके पास, तो उसमें सुधार कैसे लाएं, उसका उपयोग सही हो, अच्छे कामों के लिए हो, वक्फ संपत्तियों का कुशल प्रबंधन हो,
उसे लाभ हो, क्योंकि संपत्ति तो भारत में ही है, और अगर उसका लाभ, उसका उपयोग अधिकतम बेहतर कार्य के लिए होता है, तो भारत में जो है मुसलमानों की स्थिति सुधरेगी, उनकी शिक्षा में बदलाव होगा, उनके लिए स्वास्थ्य की सुविधाएं बढ़ पाएंगी, गरीब जो है उनको और ज़्यादा लाभ मिल पाएगा। ऐसे तमाम व्यवहारिक चीज़ें संभव हो सकती हैं इतनी ज़्यादा संपत्ति से प्राप्त होने वाली राजस्व के द्वारा। शायद ये इसका लक्ष्य इसके अंदर था। तो ये जो है वर्तमान सरकार का लक्ष्य है। अब चूंकि ये जो है मामला चर्चा में है, पक्ष विपक्ष इस पर अपनी अपनी राय दे रहे हैं, तो ये विषय बिना सही व्यवस्थित चर्चा के संभव नहीं हो सकता था, और इसीलिए जो है हमारी संसद में ऐसे विषयों पर व्यवहारिक चर्चा करने के लिए, सभी पॉलिटिकल पार्टियों का पक्ष जानने के लिए, सभी के सुझावों को समझने के लिए और बहुत गहन चर्चा करने के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति का प्रावधान है, जिसको हम ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कहते हैं, ये बन रखी है। और इस कमेटी को बताया गया कि लगभग 84 लाख 84 लैक्स रिकमेंडेशन सुझाव आए हैं कि क्या क्या होना चाहिए संपत्ति के विषय पर। तो इस तरह से जो है वक्फ विधेयक चर्चा में है, इसमें बदलाव की बातें हो रही हैं, सुधार की बातें हो रही हैं, और इन सुधारों के अंतर्गत कहा जा रहा है कि इससे कोई नुकसान जैसी कोई बात नहीं है, इसके द्वारा किसी संविधान के प्रावधान का उल्लंघन नहीं हो रहा है, बल्कि ये समय के साथ बदलती हुई परिस्थितियों में व्यावहारिक लाभ लेने के लिए जो है ऐसे संशोधन की आवश्यकता है। ये तो समय पर ही पता चलेगा कि इस कानून के द्वारा, इस संशोधन के द्वारा क्या क्या नया इसके अंदर जोड़ा जाता है और इसे कितना व्यावहारिक बनाया जाता है। तो आज इतना रखते हैं, धन्यवाद।